ये फिल्म केटी नाम की एक माँ की कहानी है जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। केटी आर्थिक रूप से कमजोर है और पेरिस के एक वेलफेयर हाउस में रहती है। वह एक कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में कम वेतन वाली नौकरी करती है। कहानी की शुरुआत में वह अपने बच्चे और बड़ी बेटी लीसा की देखभाल अकेले करने में असमर्थ महसूस करती है क्योंकि उसके पार्टनर ने उसे छोड़ दिया है। केटी एक सोशल वर्कर से मिलती है जो उसे समझाती है कि बच्चे को छोड़ने का फैसला बहुत बड़ा कदम है। सोशल वर्कर उसे सलाह देती है कि वह इस फैसले के लिए थोड़ा समय ले और सुनिश्चित करे कि वह सही निर्णय ले रही है। सोशल वर्कर यह भी कहती है कि वह केटी के लिए घरेलू मदद की व्यवस्था करने की कोशिश करेगी ताकि उसे बच्चों की देखभाल में मदद मिल सके। इसके अलावा सोशल वर्कर केटी को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह देती है कि उसके बच्चे के पिता ने उसे छोड़ दिया है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब रिकी का जन्म नहीं हुआ था। सुबह होती है और केटी की बड़ी बेटी लीसा खिड़की के पर्दे हटाकर अपनी माँ को जगाती है। लीसा अपनी माँ की हमेशा थकी हुई हालत देखती है। फिर वह रसोई में जाकर पहले दूध गर्म करती है और अपनी माँ के लिए नाश्ता तैयार करती है। माँ बेटी दोनों एक साथ नहाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। इसके बाद केटी अपनी स्कूटी पर लीसा को स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल में केटी लीसा को बाद में लेने का वादा करती है और उसे प्यार से अलविदा कहती है। स्कूल छोड़ने के बाद केटी अपनी फैक्ट्री की नौकरी पर जाती है। वहां वह एक आदमी से मिलती है जिसका नाम पाको सांचेज है। पाको से उसकी मुलाकात सिगरेट ब्रेक के दौरान होती है। पाको केटी के पास आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसने हाल ही में फैक्ट्री में काम शुरू किया है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली ही मुलाकात में वॉशरूम में उनके बीच रिलेशनशिप बन जाते हैं। इसके कारण केटी अपनी डेली वर्क कोटा पूरा नहीं कर पाती और उसे बॉस से डांट सुननी पड़ती है। साथ ही वह अपनी बेटी लीसा को स्कूल से लेने में देर कर देती है। जल्दीबाजी में वह लीसा का हेलमेट भी लाना भूल जाती है और उसे अपना हेलमेट देती है। अगले दिन पाको फैक्ट्री के बाहर केटी से मिलता है। केटी उसे बताती है कि पहली मुलाकात में ही संबंध बनाना उसकी आदत नहीं है। पाको भी सहमति जताता है कि यह उसके लिए भी सामान्य नहीं है। इसके बाद पाको केटी को डेट पर चलने के लिए कहता है। अकेलेपन से जूझ रही केटी तुरंत हाँ कर देती है। हालांकि लीसा निराश हो जाती है क्योंकि वह अपनी माँ के साथ समय बिताना चाहती थी। डेट पर पाको केटी से लीसा के पिता के बारे में पूछता है। केटी बताती है कि लीसा का पिता साउथ फ्रांस में रहता है और उसने लीसा के जन्म से पहले केटी से गर्भपात करने को कहा था। वह कभी भी केटी और उसकी बेटी से रिश्ता नहीं रखना चाहता था। दूसरी तरफ पाको बताता है कि वह स्पेन में एक बार शादीशुदा था। डेट के बाद केटी पाको को अपने घर ले जाती है और दोनों फिर से रिलेशनशिप बनाते हैं। बेचारी लीसा रात को उनकी आवाजों के कारण सो नहीं पाती। अगली सुबह लीसा देखती है कि पाको और केटी एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। केटी अपनी बेटी को पाको से मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन लीसा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। केटी पाको के साथ और समय बिताने के लिए लीसा को स्कूल बस सेवा के लिए साइन अप कर देती है। धीरे धीरे पाको केटी के घर में रहने लगता है। 1 साल बीतता है और केटी प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन केटी को अचानक लेबर पेन होती है। पाको को फैक्ट्री में अस्पताल से कॉल आता है और वह जल्दी से केटी और लीसा के पास पहुंचता है। केटी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। पाको लीसा से बच्चे के नाम के लिए सुझाव मांगता है और वह बच्चे का नाम रिकी रखती है। पाको लीसा के कमरे को नर्सरी में बदल देता है, जिससे लीसा नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ अब उसे नजरअंदाज कर रही है और पूरा ध्यान नए बच्चे पर दे रही है। केटी बार बार लीसा से कहती है कि वह पाको को डैड कहे, लेकिन लीसा इससे खुश नहीं होती। कट्टी का ज्यादातर समय अब रिकी की देखभाल में बीतता है, जिससे उसका और पाको का रिश्ता भी प्रभावित होने लगता है। एक दिन लीसा पाको को अपार्टमेंट के बाहर एक औरत के साथ देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन वह इसे अपनी माँ को नहीं बताती। उस रात पाको देर से घर आता है और कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ था।
केटी और पाको के बीच झगड़ा होता है, लेकिन वे रात को सोने से पहले एक दूसरे के साथ सब ठीक करने का वादा करते हैं। केटी वापस काम पर जाने लगती है और पाको दिन में रिकी की देखभाल करता है। एक दिन जब केटी घर लौटती है तो उसे रिकी की पीठ पर अजीब सा निशान दिखता है। वह पाको से पूछती है, लेकिन वह किसी भी चीज के बारे में न जानने का दावा करता है। कुछ दिनों में रिकी की पीठ पर एक और निशान उभर आता है और बच्चा लगातार रोता रहता है। एक दिन केटी पाको से इन निशानों के बारे में पूछती है। पाको इस बार भी जवाब देने से इनकार करता है। गुस्से में केटी पाको पर बच्चे को मारने का आरोप लगाती है। इस पर पाको नाराज हो जाता है और केटी को छोड़कर चला जाता है। पाको के जाने के बाद लीसा अपनी माँ को सहारा देने के लिए गले लगाती है। पाको के बाहर जाने के बाद लीसा रिकी की मुख्य देखभाल करने वाली बन जाती है। एक दिन जब केटी घर लौटती है तो वह देखती है कि रिकी अपने पालने में नहीं है। पालने में केवल अजीब सा चिपचिपा पदार्थ पड़ा है। केटी और लीसा बच्चे को ढूंढने के लिए परेशान हो जाती हैं। तभी वे देखते हैं कि रिकी अलमारी के ऊपर बैठा हुआ है। जब केटी और लिली रिकी को नीचे लाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि रिकी की पीठ पर कंधों के पास से 2 पंख उग आए हैं। ये देखकर वे दंग रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि रिकी अपने पंखों को हिला सकता है, जिससे वह थोड़ा हवा में ऊपर उठ सकता है। केटी रिकी को नहलाती है और उसके पंखों से खून साफ करती है। वह रिकी को उसके पालने में बंद रखने का फैसला करती है ताकि वह खुद को चोट न पहुंचा ले। साथ ही केटी लिली को सख्त हिदायत देती है कि वह स्कूल में किसी को भी रिकी के बारे में कुछ न बताए, क्योंकि इससे बच्चे पर अनावश्यक ध्यान आकर्षित हो सकता है। कई बार केटी को पाको को फोन करने का मन होता है, लेकिन वह खुद को ऐसा करने से रोक लेती है। पंखों के उगने के बाद रिकी अच्छी नींद लेने लगता है और खुशमिजाज हो जाता है। एक हफ्ते में रिकी के पंख 17 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं। केटी उसके लिए एक खास तरह का ड्रेस बनाती है ताकि उसके पंख ढक सकें। समय के साथ रिकी के पंखों पर छोटे छोटे पंख उगने लगते हैं। एक दिन पाको अचानक लिली के स्कूल पहुंचता है और उससे केटी और रिकी के बारे में पूछता है। वह लिली को घर ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन लिली उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है और अपनी बस में बैठ जाती है। जैसे जैसे रिकी बड़ा होता है, केटी उसके लिए हेलमेट और घुटनों के पैड खरीदती है ताकि वह उड़ने के दौरान खुद को चोट न पहुंचा सके। लिली अपनी मां को पाको के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन केटी उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि जब से रिकी ने सही से सोना शुरू किया है, उसने पाको के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। अब केटी और उसके परिवार की जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगती है। केटी 2000 यूरो की लॉटरी जीत जाती है, जिसकी मदद से वे क्रिसमस की खरीदारी के लिए जाते हैं। लेकिन जब केटी और लिली खरीदारी में बिजी होती हैं, तो रिकी अपनी जैकेट उतार लेता है और उड़ने लगता है। ये देखकर मॉल में मौजूद लोग डर जाते हैं। केटी और लिली रिकी को पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वह खुद को चोट न पहुंचा ले। जल्द ही अधिकारियों को इस अनोखे बच्चे के बारे में पता चल जाता है और वे पूरे मॉल को बंद कर देते हैं। पुलिस की एक बड़ी टीम रिकी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे असफल रहते हैं। आखिरकार केटी की सलाह पर सभी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और रिकी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद केटी को मजबूरन रिकी को अस्पताल ले जाना पड़ता है, जहां डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। मुख्य डॉक्टर बर्नार्ड केटी से रिकी को अस्पताल में कुछ और परीक्षणों के लिए रखने की अनुमति मांगते हैं। उनका कहना है कि रिकी को सही तरीके से विकसित होने के लिए एक खुला और बड़ा माहौल चाहिए, लेकिन केटी यह प्रस्ताव ठुकरा देती है। जब केटी रिकी को घर ले जाने लगती है, तो लोग और मीडिया उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं, रिकी की झलक पाने के लिए बेताब। अगले कुछ दिनों तक मीडिया के लोग केटी के अपार्टमेंट के बाहर डेरा डाले रहते हैं। उड़ने वाला यह बच्चा एक अंतरराष्ट्रीय सनसनी बन जाता है। एक रात जब रिकी लगातार रोता रहता है, तो लिली उसे कमरे में उड़ने देती है, बिना केटी को बताए, जो उस समय नहा रही होती है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि पाको आया है। लिली अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन केटी उसे अकेला छोड़कर पाको से बात करने को कहती है। केटी और पाको एक दूसरे से माफी मांगते हैं
और जल्दी ही अपनी पुरानी नजदीकियों को वापस पा लेते हैं। ये देखकर लिली परेशान हो जाती है। वह अपने छोटे भाई रिकी, जो अलमारी के ऊपर उड़कर पहुंच गया है, से अपनी चिंता व्यक्त करती है। उसे लगता है कि पाको के वापस आने के बाद केटी अब अपना ज्यादा समय पाको और रिकी के साथ बिताएगी। इस बीच पाको बताता है कि वह पेरिस में एक रेस्तरां में काम कर रहा था। जब केटी उससे पूछती है कि क्या उसने किसी और के साथ संबंध बनाए थे, तो वह बताता है कि उसने 1-2 महिलाओं के साथ मुलाकात की थी, लेकिन वह कुछ भी गंभीर नहीं था। बाद में पाको अपने बेटे रिकी से मिलता है, लेकिन रिकी अपने पिता को पहचानता नहीं और उड़ने की कोशिश करता है जब पाको उसे पकड़ने की कोशिश करता है। केटी उसे अपनी ओर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन पाको की उपस्थिति से बच्चा डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। अंततः वे किसी तरह रिकी को नीचे लाते हैं। पाको कहता है कि यह कमरा रिकी के बड़े होने के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन केटी उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि वह अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती। वे देखते हैं कि उड़ने की वजह से रिकी को चोट लगी है। वे तुरंत डॉक्टर बर्नार्ड को बुलाते हैं, जो रिकी की चोट का इलाज करते हैं और यह दोहराते हैं कि यह अपार्टमेंट रिकी के बड़े होने के लिए सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर यह भी सुझाव देते हैं कि रिकी के पंखों को हटाने के लिए एक सर्जरी की जा सकती है, जो सुरक्षित लेकिन दर्दनाक होगी। हालांकि केटी अपने बच्चे को इस सर्जरी से गुजरने देने से इनकार कर देती है। उस रात लिली को अचानक रिकी के पंख काटने का ख्याल आता है और वह कैंची लेकर उसके पास जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, पाको कमरे के बाहर आता है और अपने बेटे को गुड नाइट कहता है। ये देखकर लिली जल्दी से अपने बिस्तर पर लौट जाती है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान पाको सुझाव देता है कि मीडिया को रिकी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की अनुमति दी जाए, जिससे परिवार को रिकी की देखभाल के लिए पैसे मिल सके। केटी यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और पाको पर आरोप लगाती है कि वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए उनकी जिंदगी में वापस आया है। लेकिन पाको उसे समझाता है कि वह केवल अपने परिवार की देखभाल के लिए वापस आया है। आखिरकार केटी रिकी की फिल्मिंग के लिए अनुमति दे देती है। अगले दिन पाको के अनुरोध पर डॉक्टर बर्नार्ड मीडिया को केटी के अपार्टमेंट के सामने बुलाते हैं। केटी और पाको खुद को एक खुशहाल शादीशुदा परिवार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे शादीशुदा नहीं हैं। वे रिकी को उड़ने से रोकने के लिए एक रस्सी बांधते हैं। प्रदर्शन के लिए वे रिकी को उड़ने देते हैं, जबकि केटी रस्सी पकड़े रहती है। बच्चा पक्षी की तरह उड़ने लगता है, जिसे देखकर हर कोई चकित रह जाता है। केटी अपने बच्चे को इतनी ऊंचाई पर उड़ते देख खुश हो जाती है और इस खुशी में रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती है। रिकी उड़कर जंगल की ओर चला जाता है। उसे पकड़ने के लिए हर कोई पीछे दौड़ता है। झील के किनारे रिकी का इंतजार करने के बाद मीडिया को रिकी में दिलचस्पी कम हो जाती है और वे चले जाते हैं, लेकिन केटी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होती। डॉक्टर बर्नार्ड पाको के पास आते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि रिकी को किसी शिकारी ने गोली मार दी हो या वह कहीं भूखा प्यासा हो। पाको खुद को दोषी मानता है और कहता है कि केटी उसे कभी माफ नहीं करेगी। अगले कुछ दिनों तक केटी और बाकी लोग बाजार में रिकी के गुमशुदा पोस्टर बांटते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कई हफ्ते बीत जाते हैं और बाकी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन केटी अब भी अपने बेटे को याद करती है। एक दिन वह फिर से झील के किनारे मरने के लिए जाती है। वह अब पूरी तरह निराश हो चुकी है और अपना जीवन समाप्त करने का फैसला करती है। जैसे ही वह खुद को डुबाने के लिए बढ़ती है, उसे रिकी की आवाज और उसके पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। रिकी लौट आता है। केटी खुशी से झील की ओर दौड़ती है और अपने बेटे को गले लगाती है। रिकी अब काफी बड़ा दिखता है और खुश भी है। केटी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसे इसीलिए जाने दिया क्योंकि वह हवा में इतना खुश दिख रहा था। इसके बाद रिकी फिर से उड़ जाता है और केटी को एहसास होता है कि रिकी की खुशी हवा में ही है। वह घर लौटती है और लंबे समय बाद अपने परिवार को प्यार से गले लगाती है।